नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अमानवीय व्यवहार। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मैं अपने हर कार्य में असफल हो रही हूँ। कोलकाता के लोकल ट्रेन का कोई भरोसा नहीं, यह बात तो समझ में आती है, परंतु अपने घर में ही अगर एक बहुत पुरानी फोटो को ढूंढने में असफलता मिलती है तो दिल तो दुखता ही है। एक फोटो किसी और का नहीं, मेरे बाबा का, जिसमें उन्होंने शाहजहां की ड्रेस पहनी थी और शाहजहां बनकर दिल्ली के तख्त पर बड़े शान से बैठे थे। क्या पता क्यों मैं पागलों की तरह उस फोटो को ढूंढ रही थी। मेरा मन रह रहकर पिता की उस छवि को निहारने के लिए बेचैन था। आते जाते माँ ने मुझे परेशान देखा तो न जाने कितनी बार पूछा, क्या ढूंढ रही हो, बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शायद उनकी बात सही है, क्योंकि इस घर से विदा हुए मुझे 20 वर्ष हो चुके हैं और मेरे बाद एक एक करके 4 और बहनें भी इस घर से विदा हुई है। और हर एक विदाई के वक्त घर का पूरा सामान इधर से उधर किया गया है। यह मुझे अच्छी तरह याद है, पर क्या करूं। मुझे पता है कि माँ मेरी इस परेशानी को कदापि हल नहीं कर सकती, अपितु मेरी परेशानी सुनकर उनके शांत मन में अशांति का संचार हो सकता है। अपनी जवानी के दिनों में मेरे पिता के पास हुनरों की खान थी। वे अनेक गुणों के मालिक थे। टेनिस खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था। टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे। जब भी शाम को समय मिलता मुझे साथ लेकर क्लब चले जाते और उस दिन तो फिर 3-4 सेट खेलने के बाद ही घर लौटते। पुराने रिजेक्टेड टेनिस बॉल को लेकर मैं बैठी रहती और न समझ आने पर भी बाबा के खेल का भरपूर आनंद लेती। घर के शोकेस में उनके सोने और चांदी के मेडल आज भी रखे दिख रहे हैं। एक मैं ही तो थी जिसे पिताजी के गुणों का पूरा पता था, और बहनों के आते आते तो पिताजी रिक्त हो चुके थे। केवल खेलने का ही नहीं, खेल देखने का भी बहुत शौक था बाबा को। फुटबॉल मैच देखने के तो वो पागल थे। बिरला ने अपने कर्मचारियों के शौक की खातिर पेपर मिल के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बना दिया था। बाहर से खिलाड़ियों को बुलाया जाता और छोटे बड़े अनेक मैचों का आयोजन उस ग्राउंड में होता। मैंने देखा था पिताजी छुट्टी लेकर 2-2:30 बजे साइकिल लेकर हाँफते हुए आते और आते ही एक गिलास पानी पीकर मुझे लेकर ग्राउंड की ओर दौड़ जाते। फिर तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान शाम के 6 बजे तक गूंजता रहता। वहां से आने पर मुझे माँ के प्रश्नों का सामना करना पड़ता। तेरे पिताजी पूरा वक्त ग्राउंड पर ही थे क्या? तुम्हारे साथ और कौन कौन था? गुप्ता जी की बेटियां भी क्या खेल देखने आई थी? और फिर उनका एड़ी ठोक कर तेज तेज चलना शुरू हो जाता और तब तक नहीं रुकता जब तक पिताजी पर उनका पूरा आक्रोश न निकल जाता। खेल तो एक बहाना है, बस हुल्लड़बाजी करनी ही मूल है। मैं नहीं जानती क्या, मुझे सब पता है। खेल के मैदान में क्या होता है, और मैं गुस्से से लाल होते पिताजी के चेहरे को देखकर डर जाती। पर मैंने कभी भी पिताजी की आंखों में पराई औरतों के लिए आसक्ति के भाव नहीं देखे। और कोई समझे न समझे नारी इस भाव को बड़ी आसानी से पढ़ सकती है। और माँ की कृपा से तो बचपन से ही मुझे इस कला की शिक्षा मिल रही थी कि कौन किस ओर कैसे देख रहा है। कभी कभी मैं सोचती, माँ को यह सब कैसे पता, किसने माँ को यह सब सिखाया है। अक्सर माँ कहती है उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, फिर कैसे ये सब समझ लेती है। घर बैठे बैठे बाबा के साथ तो हर समय मैं ही रहती हूँ। दरअसल माँ की कल्पना शक्ति असीम थी। आज भी घर में पिताजी का टेनिस रैकेट 100 पीस की तरह सजा सजाया पड़ा है और शो केस में उनके 2-1 मेडल भी रखे हैं। बाबा को बागवानी का भी बहुत शौक था। जाने कहां कहां से फूलों के पौधे ढूंढ ढूंढ कर लाते और गमले में रोप कर खाद पानी देकर उनकी खूब सिंचाई करते। इस तरह से हमारे घर में 40-50 गमले इकट्ठे हो गए थे। जाने कितने रंग के गुलाब छोटे बड़े हर रूप में खिलते थे। सुबह सुबह उठकर बाबा सबसे पहले उन पौधों को पानी पिलाते, फिर जी भरकर फूलों की शोभा को निहारते हुए सुबह का चाय पर्व समाप्त करते। चाय बाबा की सबसे पसंदीदा पेय रही। मेरे चाय का चस्का शायद उन्हीं की देन है।
इस पूरे समय में बाबा एकदम अकेले होते। माँ का इन सब में कोई साथ या उत्साह उनको कभी भी नहीं मिलता, परंतु बाबा भी ऐसे में अकेले रहने लगे थे। कभी कभार उनके पास मैं पहुंच जाती तब तो वो फूलों की बगिया को मुझे दिखाकर ही खुश हो जाते। आ बिटिया, देख पीला गुलाब अभी तक पूरा खिला नहीं है। अधखिला गुलाब इस रूप में ही सबसे अधिक खूबसूरत लगता है। लाल गुलाब का रंग जब अधिक गहरा हो तो उसे ब्लैक रोज कहते हैं, और मेरे ब्लैक रोज को तो कोई मात नहीं दे सकता है। क्यों बिटिया? और मैं मन ही मन मुस्कुराती अपने पिता की दक्षता पर। प्यार से बाबा फूलों पर हाथ फेरते, पत्तों को रुई के फाहों से पोंछते, जैसे कोई छोटे बच्चे को प्यार से संवार रहा हो। स्नेहवद कभी कभार पिताजी अपने दोस्त को भी अपना बगीचा दिखाने ले आते। साथ में उनकी पत्नियां भी आती, और जब वो कहती, सलील बाबू आपके हाथों में तो जादू है, क्यों कैसे इतने सुंदर फूल खिला लेते हैं, चुन चुन कर कैसे इतने सुंदर लुभावने रंग के फूलों के पौधों को लाते हैं, आप सचमुच कमाल का हुनर है आप में। और मैं त्रस्त होकर एक कोने में खड़ी माँ को चेहरे को टकटकी लगाए देखती रहती थी। उनकी आंखों का रंग मुझे बदलता हुआ दिखता, होठ एक रूठ जवाब के लिए तत्पर दिखते। पर बातों का विषय बदलते हुए पिताजी सबको चाय के लिए बैठक में आमंत्रित करते, और फिर सब कुछ शांत हो जाता। बाबा के प्रति माँ की इस एकाधिपत्यता ने ही बाबा को अकेला कर दिया था, निपट अकेला। गजब का हुनर था उनके हाथों में, न जाने कैसे सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाले हाथ। हीटर, पंखा, इस्त्री, रेडियो और न जाने कितने बिजली के बिगड़े हुए उपकरणों का मरम्मत पल भर में कर देते थे। एक बार मुझे याद है, रामपुर कोलियारी के मैनेजर, जो कि बाबा के घनिष्ठ मित्र थे, अपना प्रिय फिलिप्स का रेडियो लेकर शाम को ही हमारे घर आ धमके और कहने लगे, कहाँ हैं सलील बाबू, आज तो मैं इस रेडियो को ठीक करवा कर ही ले जाऊंगा। कल महालया दुर्गा पूजा के 15 दिन पूर्व माँ दुर्गा की आराधना में भोर के 4 बजे स्तोत्र पाठ होता है। देवी पक्ष, जिसमें देवी की उपलक्ष्य में गीत गाए जाते हैं और पाठ भी होता है। भाव विभोर कर देने वाला कार्यक्रम होता है, जिसे विख्यात कलाकार भक्ति भाव से प्रस्तुत करते हैं। भोर के 4 बजे हमें सुनना है, अगर नहीं लेकर गया तो बीबी घर में नहीं घुसने देगी। माँ अंदर से कूटने लगी, लोगों को कितनी फिक्र है बीबी की, देख तेरे बाबूजी को कुछ परवाह है मेरी, सारा दिन काम और काम। उस दिन मुझे याद है बाबा फैक्ट्री से भी देर से लौटे थे और काफी थके हुए भी थे, फिर भी मैनेजर का मान रखने के लिए रेडियो खोलकर जांच कर बता दिया कि मामला बड़ा गड़बड़ वाला है, कांटा हिलने वाला तार ही टूट गया था, जिसको ठीक करने में कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे ही। तब क्या किया जाए, हमारे पास 2 रेडियो थे, एक तो हम बजाते थे, दूसरा जरूरत पड़ने पर काम आएगा इसलिए रखा रहता था। महालया सुनने के लिए बाबा ने उनको अपना दूसरा रेडियो दे दिया। एक बार जो रेडियो गया तो फिर लौट कर नहीं आया। कुछ दिन के बाद वह अपने वाला रेडियो भी ले गए। सभी बाबा की भलमन साहत का फायदा उठाते थे। महालया के दिन मैनेजर की बीबी ने एक मिठाई के डब्बे के साथ धन्यवाद कहलवाया था, जिससे माँ जल भून गई थी और मेरा दिल बैठ गया था। शाम को बाबा के लौटने पर माँ ने उनके सामने मिठाई का डब्बा फेंक कर कहा, ये लो खाओ, सबका दिल रखो घर वालों का छोड़कर। बाबा इतना समझाते, मैं इतना सब तुम सब के लिए ही तो करता हूँ, पर वही ढाक के 3 बात। उस बार महालया का दिन बड़ा खराब बीता था। पूरी शाम बाबा सर थामकर अपने पौधों के साथ बैठे रहे, एक भी उपकरण की मरम्मत नहीं की। इस तरह से बाबा ने धीरे धीरे स्वयं को इस काम से अपने आप को हटाना आरंभ कर दिया। आज जब भी मैं 100 रुपये खर्च करके बिजली का एक तार लगवाती हूँ तो मेरा मन रो उठता है। काश मैंने भी कुछ हुनर बाबा से सीखे होते। मेरे कारण भी कभी कभार बाबा को बहुत घाटा उठाना पड़ता था। स्पीकर के कागज को ब्लेड की धार से चीरने में मुझे बड़ा मजा आता था। कैंची चर आवाज होती, इसे देख बाबा मुस्कुराते भर, पर कुछ कहते नहीं, केवल मुझे आगाह करते, बिटिया करंट लग जाएगा, टेबल के पास मत आना। आज लगता है शायद माँ के क्रोध से मुझे बचाने के लिए
ही कुछ नहीं कहते थे। जितना वक्त शांति से बीतता है बीत जाए। न जाने क्यों बाबा अशांति से दूर रहना चाहते थे। कभी कभार जमकर लड़ाई भी होती, पर फिर से सब ठीक ठाक हो जाता। इस प्रकार से हम चार बहनें बड़ी हो गईं। हम सब से चिढ़ कर रहती, पर छोटी के प्रति उनका स्नेह अपार है। छोटी उनके जीने का आधार है। उसके बिना उनका एकदम नहीं चलता है। हर रविवार को उसका आना निश्चित है। उसका गोरा चिट्टा बेटा तो माँ की आंखों का तारा है और बाबा का खिलौना। बाबा का एक तीसरा हुनर जिसमें माँ को सबसे अधिक चिढ़ थी, वह था उनका कलाकार होना। गजब के कलाकार थे बाबा। जिस किरदार को भी निभाते उसमें जान डाल देते थे। इतने रम जाते थे कि अपने आप पर उनका काबू नहीं रहता था। दशहरे के दिनों में कॉलोनी के लोग मिलकर नाटक करते थे। उस बार शाहजहां नाटक का होना निश्चित हुआ। शाहजहां कौन बनेगा? लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग, सर पर काले घुंघराले बाल। उस पर ताज पहनने वाला मेरे बाबा के सिवाय और कोई नहीं था। उन दिनों नारी चरित्र भी पुरुष ही निभाते थे। पुरुषों को रानी का रोल करना पड़ा। उनका मटकना देखकर दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और मैं सांस रोककर शाहजहां के स्टेज पर आने का इंतजार कर रही थी। अंत में सफेद कपड़ों से लैस सर तक ताज पहने मुगल बादशाह का बिगुल बाजे के साथ दर्शकों के सामने स्टेज पर आगमन हुआ। कौन है वह बागी जो मेरे खिलाफ जाना चाहता है? उसे बुलाया जाए। उसकी इतनी हिम्मत कि गुरु गंभीर आवाज के सुनते ही वातावरण में निशब्द बद्धता छा गई। बादशाह ने अपनी राजसीय अदा के साथ अपने कमरे में लटकती हुई तलवार को भी निकाल लिया था। फोटोग्राफर फटाफट फोटो खींचने लगे। क्लोज अप और न जाने कितने कितने पोज में मेरे बाबा बादशाह बनकर दर्शकों के सामने खड़े थे। वह जो बादशाह वाला चित्र मेरे मन में उस दिन खींच गया था, वह फिर कभी नहीं मिटा। एक रोबीला स्वर, सबको आकर्षित करने वाला मेरे दिमाग में आज भी गूंज रहा है। केवल एक दुख था, बाबा क्यों अपनी इस गुरु गंभीर आवाज में बिगड़े हुए वातावरण को शांत नहीं कर पाते। हरदम एक दबाव में रहते क्यों? तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर बाबा जोर से एक बार माँ को डांट देते तो शायद माँ सारा दिन भून भुनाना बंद कर देती, पर ऐसा कभी नहीं होता। वक्त बेवक्त दोनों झगड़ते रहते। बाबा कहते, साल में एक ही बार तो नाटक करता हूँ, वह भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा क्यों? माँ कहती, तुम्हारा इस तरह स्टेज पर नौटंकी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब लोगों के सामने कूदना फांदना क्या दो बच्चों के बाप को शोभा देता है? हम ऊंचे घराने के लोग हैं, हम वो सब नहीं कर सकते जो आम लोग करते हैं। हमारे संस्कार औरों से अलग है, बच्चों पर इसका गलत असर पड़ सकता है। और बाबा चुप। पर मुझे पता था बात वो नहीं थी जो माँ अपनी सफाई में कहती थी। बात कुछ और ही थी। भीड़ में बैठकर माँ सभी की बातों को सुनती रहती थी। बाबा का स्टेज पर डायलॉग बोलना, एक्टिंग करना तो वो देखती भी नहीं थी। लोग बाबा के विषय में क्या बात कर रहे हैं, बाबा के प्रति उन सभी की मानसिकता, उनकी दृष्टि सब पर बड़ी तेज नजर होती माँ की। बाबा के प्रशंसकों को देखकर मन ही मन चिढ़ती रहती और अपनी तलवार की धार को तेज करने की तरकीबें सोचती रहती। कैसे सलील बाबू इतना अच्छा कर लेते हैं, अपने पार्ट में तो जान डाल देते हैं। कितने जज रहे हैं शाहजहां के रोल में, है ना? क्या शाहजहां सच में इतना खूबसूरत था या शाहजहां के रोल में सलील बाबू सुंदर लग रहे हैं? सलील बाबू जितने सुदर्शन हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। बीनू की माँ बड़ी भाग्यवान है और मैं बीनू डर से थर थर कांपती रहती। रात का खाना शायद ही नसीब होगा। दशहरे के ड्रामे में एक और बात होती, नाचने वालियां भी आती थीं। उन दिनों स्टेज पर बहुत कम ही नारी पात्र नाचती थी। स्टेज पर नाचने वालियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, अश्लील समझा जाता था। दूसरे शहर से नाचने वालियों को बुलाया जाता था, जानकर माँ का पारा चढ़ जाता। पुरुष का सर खाने आती हैं। इन बेहाया औरतों का कोई काम नहीं है। मैं जानती थी स्टेज पर नाचने वालियों का होना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका होना माँ को खलता था।
कभी बहाना बनाकर मुझे भेजती, जा देख आ तो बाबा कैसे लग रहे हैं। और मेरे लौटने पर सबसे पहले बात यह पूछती, नाचने वालियां तेरे बाबा से गप्पे तो नहीं मार रही थी, वो सब क्या कर रही थी। जैसे अनेक प्रश्नों की बौछार कर देती और मैं त्रस्त हो माँ चेहरा ताकती रहती। पर मेरे बाबा को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने पाठ में ही व्यस्त रहते। मेरे जाते ही मुझे लिपटा लेते। लोग कहते, सलील बाबू इतना व्यस्त रहते हुए भी कैसे अपना पाठ कंठस्थ कर लेते हैं। पर मुझे पता था बाबा पाठ कंठस्थ नहीं करते थे, पाठ को ओढ़ लेते थे, पाठ में रच पच जाते थे, भाव विभोर होकर संवाद बोलते थे, एक्टिंग में जान डाल देते थे। एक बार जब मैं बाबा से मिलने स्टेज पर गई तब बाबा की नजर बचाकर नाचने वालियों से भी मिलने चली गई। तब उनमें से एक ने खींचकर मुझे अपने पास बिठा लिया और अपने कुछ गहने खोलकर मुझे पहना दिए। मैं तो डर से सकपका गई, माँ को क्या जवाब दूंगी। मैं दौड़कर वहां से बाहर आ गई और इधर उधर देखकर गहनों को खोलकर डस्टबिन में डाल दिया। शाहजहां के पाठ ने तो सारे शहर में तहलका मचा दिया। सभी की जुबान पर तो सलील बाबू का नाम था। दल इतना मशहूर हो गया कि सभी लोग चाहने लगे कि सभी पर्व त्योहारों में यही ड्रामा खेला जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितना तहलका शहर में मचा उससे भी ज्यादा तहलका हमारे घर में मचा। माँ ने खाना पीना, सजना संवरना सब छोड़ दिया। पलंग पर पड़ी रहती और कहती रहती, मर जाऊं तो उनको क्या, दूसरी ले आएंगे, तुम लोगों की ही दुर्गति होगी। सोचकर दुख होता है। हार कर बाबा ने कहा, बीनू की माँ, मैं और कभी ड्रामा नहीं करूंगा, उठो तुम खाना खा लो। मेरा मन बड़ा आहत हुआ। ड्रामे के डायरेक्टर ने शाहजहां के फोटो को फ्रेम करके बाबा को प्रेजेंट किया था। वही फोटो सामने टेबल पर रहती थी। कभी कभी देखती वो फोटो उल्टी पड़ी है, मैं चिल्ला उठती, किसने उलट कर रखा इस फोटो को। माँ कहती, ऐसा क्या है इस फोटो में जो इसे घर की शोभा बनाकर सामने सजा कर रखा है। जो भी आता है पूछता रहता है, हटा इसे। धीरे 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 मैंने भी विरोध करना बंद कर दिया। अब बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया था। केवल काम पर जाते और घर पर आकर पढ़ते रहते। केवल काम ही काम रहता। शारीरिक परिश्रम अधिक और मानसिक अशांति के कारण बाबा को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई थी। अब तक हम बहनें बड़ी हो गई थीं। 4 बेटियों के पिता होने का भार भी बाबा को काफी परेशान करता, पर कभी व्यक्त करते हुए नहीं देखा। उनकी परेशानी को भी उनके हाव भाव से ही भांप लेती थी। केवल देखती सर को झुकाए, कंधा भी उसके साथ थोड़ा झुका हुआ होता। और बाबा काम से लौट रहे हैं, परेशानियों को पूछने की इजाजत भी नहीं थी। 2-4 वाक्य वान चल जाते, केवल 2-3 बर्तन टूटते, रात का खाना ऐसे ही रह जाता। बहनें रो धोकर सो जाती। दूसरे दिन काम वाली सारा खाना समेट कर ले जाती। शायद इसी क्रम को बाबा बार बार दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा चुप रहते। उनकी चुप्पी को माँ अपना विजय मान लेती और दन दनाती हुई घूमती रहती। अपने पति को लेकर ईर्ष्या द्वेष का भाव उनके मन में जरूरत से अधिक था। इस भाव ने उनके बेटियों को भी नहीं बख्शा था। अपने पति को अपने तक ही जकड़ कर रख कर, दुनिया की नजरों से बचाकर, सभी से संबंधों को काट कर एकदम अलग थलग रखना चाहती थी। क्या बाबा इस बात को नहीं समझते। रिटायरमेंट के बाद जब बाबा कोलकाता आए तो वहां भी माँ ने उनका वही हाल किया। खुद तो कहीं नहीं निकलती थी। बाबा ने पड़ोसियों से थोड़े संबंध बढ़ाए थे। शाम को कभी कभार उन लोगों का हालचाल पूछने चले जाते। पर माँ को यह नहीं भाता था। लौटने पर क्या इतनी जल्दी गपबाजी खत्म हो गई, कैसे छूट गए दोस्तों के चंगुल से। और कुछ हो न हो, बाबा बहुत अभिमानी थे, नर्म दिल वाले। मन में अगर कोई बात चुभ गई तो मन बहुत दिन तक रक्ताक्त रहता। किसके मजाल एक शब्द भी उनकी जुबान से कोई निकाल सके। दिल ही दिल में अकेले बैठे बैठे घूटते रहते। न जाने कितनी बार बाबा को अकेले गुमसुम बैठा देखा, एक टक आकाश के किसी कोने में नजर टिकाए। जाने क्या सोचते। शायद अपनी माँ को ढूंढते। बहुत बार मन हुआ जाकर पूछूं, क्या हुआ बाबा।
आप क्या सोच रहे हैं? कुछ कहे तो दिल का बोझ हल्का हो, पर नहीं, साहस ही नहीं हुआ कभी। हम सभी को अशांत वातावरण से एक हद तक मानसिक त्रास का अनुभव होता था। अक्सर हम सबकी यही कोशिश रहती कि घर का वातावरण शांत रहे। जब तक अविवाहित रही, मैके में रही, कभी भी दिल खोलकर बाबा से बात भी नहीं की। उनका सुनना तो दूर, अपने मन की कह भी न सकी। आज जब भी मैके जाती हूँ, बाबा को अकेला निस्संग देखकर मन रो उठता है। जुबान पर जैसे ताला लग जाता है, कुछ पूछा ही नहीं जाता। शादी के बाद भी माँ हम पर एक हवा बनकर हावी रही। एक एक करके बाबा की सारी खूबियां नष्ट हो गई, या यूं कहिए उन्हें नष्ट कर दिया गया। नए वातावरण में पनपने ही नहीं दिया गया। अगर थोड़ा भी सहज वातावरण मिलता तो आज बाबा एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते। मैं यह नहीं कहती बाबा एंड्रू अगासी या पीट संप्रास होते, पर एक अच्छे खिलाड़ी तो होते। उनके घर के सामने एक सुंदर सा हरा भरा फूलों से लहलहाता, उनके हाथों से सींचा गया उनका अपना एक बहुत बड़ा नहीं तो छोटा सा फूलों का बगीचा होता, जहां शाम को बैठकर चाय का आनंद लेते। शहर के लोग उनको बिजली के उपकरणों के जादूगर है ना कहकर बिजली के उपकरणों का अच्छा जानकार है तो कहते, और अगर कुछ न बनते तो कम से कम एक अच्छे कलाकार तो बनते, जो अपनी हुनर से हर किरदार में जान डाल देता। ऐसी जीवंत उनकी अदाकारी होती कि दर्शक दांतों तले उंगली दबाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं बहुत उदास हूँ। मुझे ढूंढे वह तस्वीर नहीं मिल रही है, वही शाहजहां वाली। बाबा का रोबीला चेहरा देखने को बड़ा मन हो रहा है। कल ही मैं डॉक्टर से उनके पांव की एक्सरे रिपोर्ट लेकर आई हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उनके पांव की हड्डी जोर से खिसक गई है, फिर से सही जगह पर जुड़ नहीं सकती। आजीवन उनको पांव को घसीटते हुए चलना पड़ेगा। ज्यादा चलने की कोशिश की तो दर्द बढ़ जाएगा। मुझे लगता है अब शायद माँ की आत्मा को चैन मिला। उनका पति अब उनसे दूर जा नहीं सकता। बाहर निकलने से कतराते हैं, क्योंकि उनसे उम्र दराज लोग दंदनाते हुए घूम फिर रहे हैं। उनसे आंख मिलाते हुए भी बाबा को शर्म आती है। माँ ने जो चाहा, भगवान ने उनको वही दिया। कहते हैं ना, सच्चे दिल से जो मांगा जाए वह जरूर देता है। क्या बाबा इन हालातों में जीवित है? उनकी मौत तो उनकी हर कला के साथ ही होती गई थी। एक खोखला चिथड़ा टूटा फूटा खंडहर खड़ा है बाबा के स्थान पर। क्यों किया बाबा ने ऐसा अपने साथ? क्यों सहन करते रहे अमानवीय व्यवहार? घर में शांति बनी रहे इसलिए, बच्चों पर खराब संस्कार न हो इसलिए। पर कुछ अच्छे संस्कार तो मिल नहीं रहे थे, और दुखी तो सब रहते थे। एक शांति प्रिय इंसान की अंतिम परिणति ऐसे ही होनी थी क्या? ऐसे अनेक प्रश्न मुझे पागल कर देते हैं। इसी से बचने के लिए मैं आज पागलों की तरह उस शाहजहां को ढूंढ रही थी। वह नहीं मिलेगा, शायद उसे भी नष्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।